मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? मस्त। आज हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ पढ़ा था, उसके गुण के बारे में हमने पढ़ लिया था। मतलब समविभव पृष्ठ से रिलेटेड एक यूनिफॉर्म आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ जो जनरेट हुआ उसके बारे में डीपली नॉलेज हमने ले लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, आज इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित किसी कण की गति, मतलब कोई एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए वो चार्ज है Q, और इसकी गति के बारे में हम स्टडी करेंगे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक। ये जो कण यहाँ रखा हुआ है Q, मान लेते हैं कि इस माना कण का द्रव्यमान कितना है। तो मान लेते हैं कि जो कण है उसका कुछ द्रव्यमान होगा और उसका द्रव्यमान क्या है, यम। कण का द्रव्यमान यम है तथा आवेश Q, तथा आवेश इसका क्या है, Q। ध्यान से देखिए। अच्छा सोचिए, अगर मैं इस कण को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्री मोशन करने के लिए छोड़, फ्री मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। मतलब आवेश को ऐसे प्लेस किया जाए कि उसको जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको ना दिया जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर नहीं दिया जाएगा, प्रारंभिक वेग अगर उसको ना दिया जाए, तो वो क्या करेगा, गति शुरू कर देगा। और जब ये गति शुरू कर देगा, जब ये आवेश गति शुरू करेगा, तो उस गति के दौरान इस पर एक बल भी तो लगेगा। वैसे भी एक चीज अब बता दें आपको पहले कि जो ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस वजह से इस पर एक बल, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश पर एक बल काम करता है ना। लिख दें, आइए, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल, लगने वाला बल, एक बल काम करेगा। और बल जो होता है F इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू F बाई Q। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E Q। ठीक, अब F इक्वल टू E Q हो जाएगा। इसको कोई समीकरण मानिए या छोड़ दो, चलिए ठीक है, आइए। अच्छा सोचिए, जब अभी आपने कहा कि इसको प्रारंभिक वेग दिया ना जाए, मतलब U इक्वल टू 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ये क्या करेगा, त्वरण शुरू, मतलब एक त्वरित गति करेगा। बोलिए, जब इसको वेग नहीं दिया जाएगा कोई इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या करेगा, त्वरित गति करेगा। मतलब ये गति करते समय इसमें किसी न किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न होगा। अब इस कण में, इस Q आवेश में जो त्वरण उत्पन्न होगा, देखिए कण में उत्पन्न त्वरण, कण में उत्पन्न त्वरण। अब त्वरण आप जानते हैं F इक्वल टू एम ए होता है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F बाई एम। बोलिए ठीक है, एक काम करिए, सॉरी F बाई एम। इस F की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दीजिए। आप लिख सकते हैं E क्यू बाई एम। बोलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मतलब A इक्वल टू आपको मिल गया E क्यू बाई। अब देखिए, यानी कि इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न हो गया, इस पर जो बल कार्यरत था वो भी मालूम हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इसी दिशा में, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है, उसी दिशा में ये आवेश यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, मान लेते हैं ये x दूरी है, x दूरी पहुंचने में इसको, इस आवेश q को कौन सा वेग मिल जाता है, वेग v अर्जित कर देगा। मान लीजिए कि जब वो यहाँ से शुरू किया गति करना, इसे जब बिंदु B पर पहुंचा, बिंदु A से जब बिंदु B पर पहुंचा, तो उस x दूरी चला और कुछ समय जो वेग उसने अर्जित कर लिया वो क्या था, v था। अगर हम वेग v है तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय मतलब थर्ड समीकरण से, गति का थर्ड समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखिए, u 0 है प्लस 2a क्या है, p q बाई m, p q बाई m। ये a नहीं, p q। और यस दूरी कितना चला, यक्स दूरी चलने पर प्राप्त किया। बोलिए, तो v बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर क्या हो गया,
2e⁻m। अगर मैं v पूछूं तो आप क्या कहेंगे, रूट में आ जाएगा 2e⁻m। इसको कोई समीकरण हम एक मान लेते हैं कि ये इतना वेग अर्जित कर लेता है। अच्छा सोचिए, जब वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है और इसका कुछ ना कुछ आवेश है, जब वो यहां से यहां तक आएगा तो इसके आवेश में तो सुने सॉरी विभव में, इसके विभव में कुछ अंतर आ जाएगा, यानी जो उस समय विभवांतर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा। मान लेते हैं कि उस समय विभवांतर v होगा, बोलिए मैं मान लेता हूं कि x दूरी चलने पर विभवांतर कितना हो जाएगा, v होगा। अगर विभवांतर v वेलोसिटी वाला v है, ध्यान से लिखिएगा नहीं तो आपको गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। माना x दूरी चलने पर विभवांतर इसको कितना मिल जा रहा है, विभवांतर कितना मिल रहा है, v मान लीजिए। तो v इक्वल टू होता क्या है, याद होना चाहिए आपको, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं e वैद्युत क्षेत्र और x दूरी कितना चला, x दूरी चलने पर विभवांतर कितना, मतलब v इक्वल टू ex। अगर आप देखें तो ex जो लिखा हुआ है, इस ex मतलब समीकरण 1 में कर दीजिए, समीकरण 1। ठीक, अब समीकरण 1 में उठाकर रखेंगे तो आपको v इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट ex की जगह पर v लिख सकते हैं। देखिए e और x की जगह पर v, तो 2q/m बचेगा, 2q v बचेगा, यहाँ 2q बचेगा और ex की जगह पर v हो जाएगा, तो 2qv/m। ये पूरे में ये v है, ये स्मॉल v है, ये कैपिटल v, ये विभवांतर है, ठीक है ना। अच्छा एक बात सोचिए, जब ये गति कर ही रहा है तो गति करते समय इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई होगी, इस कण में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो गई। गतिज ऊर्जा क्या होगी, बात समझिए। मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि इसके पास उस समय गति क्या होगी अगर किसी कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो वो किस वेलोसिटी, कौन सा वेग अर्जित करेगा और साथ में उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हमको ये चीज डिस्कशन करके निकालना है, ठीक है ना। मेरा लक्ष्य क्या है, उसकी इसकी कितनी वेलोसिटी होगी कण की, इस कण की कितनी वेलोसिटी होगी और इस पर गतिज ऊर्जा कितना कितना गतिज ऊर्जा ये जनरेट करेगा, ठीक। तो आपने देखा बिल्कुल जो वेलोसिटी मिला वो क्या मिल गया, 2qv/m। ये आपका एक स्टैंडर्ड समीकरण है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको समीकरण 1 आप लिखा है तो इसको आप कह दीजिए समीकरण 2 पे। बोलिए अब अगर हम बात करें कि कण द्वारा जो गतिज ऊर्जा, भाई जो गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा वो कितना होगा, कण द्वारा दिखाई दे रहा है ना, बोलिए कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, अर्जित या प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा, प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा की प्राप्त करेगा वो क्या मिलेगा, इसको मैं मान लेता हूं गतिज ऊर्जा के, और आप जानते हैं k इक्वल टू होता है हाफ mv²। दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, हाँ वेरी गुड। तो गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ mv² होगा। अब हाफ m की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, v की वैल्यू उठा के रख देते हैं, यानी 1/2 m, तो m ही है, और v की वैल्यू है √2qv/m का होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 1/2 m 2qv/m, m से m 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा वो qv प्राप्त करेगा, क्या होगा q इंटू v। मतलब मैं कह सकता हूं, स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि आवेशित आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उस कण के उस कण के आवेश, उस कण के आवेश न्यून विभवांतर, उस कण के आवेश न्यून विभवांतर, उसके विभव में जो अंतर आएगा के गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है। बोलिए समझ में आया, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, एक बार सुनते जाइए। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
अगर कोई वैद्युत क्षेत्र कोई आवेशित कण रख दे, मान लेते हैं वो कण आवेशित क्यों क्यों चार्ज है, मान लीजिए एक कण है या कोई भी कण है, उस कण का पार्टिकल का उस पार्टिकल का द्रव्यमान हमने मान लिया यम। अब मान लेते हैं कि इसको हमने क्या किया, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, मान लेते हैं कि जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल काम करेगा, वो बल E इक्वल टू F/q होता है, तो F इक्वल टू EQ हो जाएगा। अब मान लीजिए इस कण को हमने फ्रीली छोड़ दिया, अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो क्या करेगा, ये क्या करेगा जल्दी बोलिए, इसमें गति करना शुरू करेगा, गति के वजह से इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा है वो मैं मान लेता हूं कि ए है, F इक्वल टू ma से आप कह सकते हैं A इक्वल टू F की वैल्यू उठा के रख देंगे, EQ बाई m हो जाएगा, A इक्वल टू EQ बाई m, ये कोई समीकरण मान के छोड़ दीजिए। ठीक, मतलब एक चीज अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे एमसीक्यू बन जाए और आपसे पूछा जाए किसी कण पर, किसी आवेशित कण को एक समान क्षेत्र में रखा हो और जिसका आवेश Q हो, अगर उस पर क्या उस पर त्वरण उत्पन्न हो सकता है, अगर हाँ तो वो त्वरण का संबंध क्या है, तो आप कहेंगे EQ बाई m। समझ में आ गई? आइए फिर दूसरी बात करें, यहाँ देखिए कण की गति ऊर्जा अब था, अच्छा यहाँ ये हो गया, हाँ तो गति के तीसरे समीकरण से, मतलब जो गति का तीसरा समीकरण है उससे लिखिए v² = u² + 2ax, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब आपने छोड़ा है, जब ये गति करना शुरू किया है उससे पहले इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u = 0 कर दिया, 2a की वैल्यू eq/m इनटू दूरी कितना चला था, x दूरी चलने पर उसमें इतना वेग जनरेट हो गया, v वेग आया। ठीक, अब v² = u 0 हो जाएगा तो 2eqx/m, v = √2qx/m, सब x दूरी चलने पर विभवांतर v मान लेते हैं, तो v = ex समीकरण 1 में उठा करके रख दीजिए, तो जब रखेंगे तो e इधर देखिए, इसको अगर आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं QEX, अब इस प्लेस पर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, बोले t इस ex की प्लेस पर v हो जाएगा, तो 2qv/m हो जाएगा, समीकरण 2 बना। अच्छा, कण द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा, भाई जब ये सिंपल सी बात है, जब गति कर रहा है तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी वो आप जानते हैं हाफ m v स्क्वायर होता है, हाफ m v की वैल्यू उठा के यहां से रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा, 1/2m 2qv/m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ qv बचा। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो गतिज ऊर्जा है, जो कण गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगा वो कितना प्राप्त करेगा, वो कितना गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, वो गतिज ऊर्जा जो प्राप्त करेगा वो प्राप्त करेगा वो जो आवेशित कण है उसका आवेश जो है और उसके बीच में जो विभवांतर जनरेट, मतलब यहां से वहां तक जाने में जो विभवांतर जनरेट होता है उसके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है ना, कोई डाउट, बोले क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट किसी भी प्रकार से, जरा सा भी ऐसा जो समझ में ना आ रहा है, बहुत आसान। तो आपने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है वो क्या मिल गया, उस आवेश के आवेशित कण का आवेश और उसके द्वारा प्राप्त की गई विभवांतर या उसके विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है, क्या उसके द्वारा प्राप्त की गई या अर्जित की गई गतिज ऊर्जा। ठीक, एक चीज जब गतिज ऊर्जा ऊर्जा आ ही गया है तो ऊर्जा की बात भी करते चलते हैं, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने नाम सुना ही नहीं, बोलिए कौन के नाम नहीं सुना है, ऐसा काम है ना। तो हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी चीज होती है, मतलब ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, इसको जान लीजिए पहली बात तो, ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर देने में प्राप्त की गई जो उसके पास ऊर्जा होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त देने पर या 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर, जो आप कहना चाहें, एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, डिक्शनरी लीजिए। ठीक, डेफिनेशन कह रहा है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को या किसी इलेक्ट्रॉन को
एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा मतलब उस कण के द्वारा प्राप्त की गई जो या अर्जित की गई जो ऊर्जा होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम वैल्यू की बात करें, जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बोलिए तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दीजिए 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम 19 कूलम और इंटू एक वोल्ट की वैल्यू, एक वोल्ट तो एक ही वोल्ट होगा। बोलिए तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करने कोई चीज नहीं आएगा तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। बोलिए ठीक है, कूलम वोल्ट। इसी को हम कूलम वोल्ट को जूल भी कहते हैं। बोलिए 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल भी कह सकते हैं और इसे जूल कह सकते हैं। यही क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ये सबसे छोटा मात्रक है, इसको लिख सकते हैं आप नोट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। ठीक, इसके बाद में बहुत सारे आएंगे, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, उसके बाद में एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, एक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, एक बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ठीक है ना? मान लीजिए इन सबको, इससे बड़े है, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है ना? तो इस तरीके से तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू अभी आपने निकाला 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। इसकी वैल्यू आप निकालेंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो मतलब 1000, है ना? तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये रहेगा 1.6 into 10 to the power, देखिए माइनस 19 है और प्लस 10 to the power 3, 1000 पर 3 तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा 10 to the power minus 16। बोलिए ठीक है ना? समझ में आ रहा? अगर हम इसकी बात करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 10 to the power 6 होता है। इसका मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power 6 होगा। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 19 minus 6 मतलब 13, 10 to the power minus 13 जूल हो जाएगा। अगर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू की जाए तो 1.6 into 10 to the power minus 19 और into 10 to the power 9। बोलिए तो 10 टू द पावर 9 इसके साथ एडजस्ट होगा तो 19 माइनस में है प्लस में है तो 10 टू द पावर 10। बोलिए 10 टू द पावर माइनस 10 जूल। ठीक, इसको आप कह सकते हैं 1.6 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 होती है। तो मीटर में होती है एक आध एंगस्ट्रॉम में जूल भी होगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन याद रहे ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? किसी आवेश को किसी आवेश को 1 वोल्ट ऊर्जा प्रदान करने में या एक किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त की गई या उसके द्वारा अर्जित की गई जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। फिर से एक बार 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है। अब इसी समय हम बात कर लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति तो हो गया। अब कण का पथ या गमन पथ, कण का गमन पथ भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना? तो देखिए आइए देखते हैं इसके पथ के डिस्कशन के लिए। देखिए एक काम करें हम कि दो चार्ज प्लेटें, दो चार्ज समांतर प्लेटें और दोनों चार्ज समांतर प्लेटों के बीच में कण को रखिए, उसके बाद इसके गति को ऑब्जर्व करिए कि कैसा है। तो मान लेते हैं कि दो चार्ज प्लेटें हैं ऐसी, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। समांतर है, ध्यान रहे। और मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर। मान लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे। ठीक है ना? फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जानते हैं, ये मान लीजिए इसको कि ये x एक्सिस है और ये जो ऐसा बना है इसको y एक्सिस। अभी देखिए
देखते हैं कि कोई कण है, ध्यान से देखिए, कोई कण है जो इधर से वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर क्या करता है, इंटर करता है। मान लेते हैं कि यहाँ ये इंटर, ठीक, यहाँ ये इंटर किया, कण यहाँ है। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इस साइड, और जो ये कण है, सुन लीजिए, इस कण का द्रव्यमान हम क्यों मान लेते हैं, और इसका जो आवेश है वो सॉरी द्रव्यमान यम मान लेते हैं, और उसका जो आवेश है वो क्या है, क्यू है। मान लेते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है इस पर कोई बल नहीं कार्य करता, क्या कर रहा है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर कोई इसके अनुदिश, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, माना यक्स अक्ष के अनुदिश, यक्स अक्ष, यक्स को ऐसा लिखते हैं, यक्स अक्ष के अनुदिश, अनुदिश कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बल उस पर कार्य नहीं कर रहा है तब क्या होगा, कोई बल कार्य नहीं, यक्स अक्ष से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं इसका मतलब इस पर कोई कार्य नहीं कर रहा, तो इसका गति क्या होगा, चलेगा तो एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वो गति करते 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 कुछ नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा गति करेगा, नहीं करेगा, कुछ ऐसा गति करेगा, ऐसा, ठीक है भाई, सीधा यक्ष अक्ष के काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो नीचे है, तो नीचे की ओर ये बल काम करेगा, इस प्रकार का बल। लेकिन जब एक्स अक्ष के अनुदिश कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये कितना दूरी चला एक्स अक्ष पर, यक्स दूरी, कितना दूरी से गमन किया, ये एक्स दूरी से, और ये जो वाई अक्ष पर गमन कर रहा है वो ये डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं वाई, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल को मैं मान लेता हूं कि जिस चाल से चल रहा है वो v, तो चाल v और v और इनटू टाइम t, बोलिए मान लेते हैं कि v का चाल वो v जो है ऐसा मान लेते हैं, तो आप पे गौर कर सकते हैं, तो दूरी बराबर v इनटू t हो जाएगा। और ये दूरी कितना चल रहा है, यहां से यहां तक x दूरी चल रहा है, x अक्ष के अनुदिश x इक्वल टू v, बोलिए ठीक है। इसको कोई समीकरण हम एक मान करके छोड़ देते हैं, ठीक, या अगर आप जरूरत पड़ेगा तो टाइम भी निकाल लिया जाएगा, वो तो रिकॉर्डिंग उसकी जरूरत के हिसाब से। अगर ये y अच्छी क्या है, अब इसका गति कैसा होगा, नीचे की ओर करना है, इसका मतलब नीचे की ओर कोई ना कोई बल कार्य करता है ना। तो पहले बल निकाल लेते हैं, y अक्ष के, y दिखाई दे रहा है ना, y अक्ष के अनुदिश कार्यरत बल, कार्यरत बल कितना होगा, तो जो बल होगा वो आप जानते हैं F इक्वल टू क्यू ई होता है, बोले ठीक है ना। अगर हम अब जब ये गति कर ही रहा है, बल काम कर रहा है, तो इस पर कोई ना कोई क्या करेगा, त्वरण भी काम करेगा, भाई सिंपल सी बात है, जब ये गति करेगा तो गति के दौरान, देखिए कण गति के दौरान, गति के दौरान त्वरित होगा, बोलिए, तो त्वरित होगा, जब त्वरित होगा तो त्वरण भी निकलेगा, बोलिए, तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, एफ बाई एम, एफ बराबर एम है तो एम ए इक्वल टू एफ बाई एम, तो एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई बाई एम, जो अभी आपने पीछे निकाला था वही समीकरण ये भी है, मान लीजिए ये समीकरण 2, बोलिए ठीक है। अब समीकरण 2 हो गया, तो y अक्ष के अनुदिश मान लीजिए जब यहां से ये चला होगा तो इसका कुछ ना कुछ वेग रहा होगा, जब क्योंकि आप देखिए ये था नहीं आगे से, ये तो वैद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलरली इंटर किया है ना, प्रवेश किया है, तो जब प्रवेश किया है तो प्रवेश करते समय कुछ ना कुछ उसका वेग रहा होगा। मैं मान लेता हूं कि कण का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक कण का प्रारंभिक वेग u y मान लेता हूं, सॉरी क्योंकि गति इस मोशन ये y अक्ष पे कर रहा तो u y मान लेता हूं, है ना। क्यों, क्यों किसकी वजह से, y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश होने के कारण, बोलिए y अक्ष के अनुदिश होने के कारण y मान लेते हैं। अच्छा अगर हम पूछे आपसे s इक्वल टू गति के दूसरे समीकरण ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, तो s बराबर, s मतलब y अक्ष पे हो रहा है ना,
y इक्वल टू हो जाएगा। अरे भाई y दूरी चल रहा है तो y होगा, यहाँ देखिए y दूरी माना गया है तो यस बराबर यहाँ y मान लीजिए u y into t प्लस हाफ a। अब एक काम करते हैं, अगर हम यहीं से टाइम t इक्वल टू निकालते हैं तो t इक्वल टू हमको क्या मिलेगा x बाई v। बोले ठीक है, इसकी वैल्यू यहीं साथ में रखते हुए चलिए। ठीक, तो अगर हम साथ में रखते हुए चले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u y की वैल्यू 0 हो जाएगा इंटू टी प्लस हाफ, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू q e बाई m, q e बाई m a की वैल्यू, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x बाई v का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये 0 हो जाएगा भाई, जब प्रारंभिक वेग इसका 0 है तो 1/2 हो जाएगा, और ये q e बाई m ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई v स्क्वायर। बोले ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर बाई v स्क्वायर। अच्छा एक बात और देखिए, इसको थोड़ा सा इसको लिखा जा सकता है 1/1 से कोई मतलब नहीं, q e x स्क्वायर बाई 2mv स्क्वायर, 2mv स्क्वायर। बोले ठीक है, यहाँ पे मतलब जो आपको y अक्ष के अनुदिश जो y पथ पर ये गमन करेगा, y अक्ष पर जो गमन करेगा वो कितना होगा, ये क्या होगा q e x स्क्वायर अपान 2mv स्क्वायर। अगर एक बार सोचो, अच्छा इसको इसको अगर हम सोचें तो y इक्वल टू मिलेगा, अच्छा q क्या है, और इसको हम लिख सकते हैं इधर q e बाई 2mv स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। ठीक, अच्छा इस पोर्शन को देखिए आप, ये क्या रहता है, q कांस्टेंट है, e का जो क्षेत्र है वो भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है भाई, वेलोसिटी जो भी उसको दिया गया था इनिशियल वेलोसिटी वही तो चल रहा है भाई, इसको देने के बाद यहाँ जो आया होगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ये भी कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। अगर आप इसको देखें तो इसको पूरे को अगर हम c मान लें, y इक्वल टू c मान लें x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये किसके जैसा है, अरे ये परवलय के जैसा है, किसके जैसा है, परवलय। बोलिए ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या बता रहा है कि ये परवलयाकार है, मतलब ये y इक्वल टू, अगर इससे हम तुलना करें y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये परवलय के समीकरण के समरूप है, मतलब परवलय की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेशित कण का जो पथ मिलता है वो कैसा मिलता है, परवलयाकार मिलता है। कैसा मिलता है, परवलयाकार मिलता है। बोले दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण है उसकी गति किया, गति में पहले हमने गति का समीकरण निकाल दिया, उसके बाद में हमने देखा कि जिस पाथ पर ये चलेगा वो पाथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, पथ उसका कैसा होगा, परवलयाकार। इधर देखिए परवलयाकार, ये है परवलय, ये है परवलयाकार ना भाई, यही तो मिलता है ये परवलयाकार, मतलब इसका जो पथ है वो कैसा है, परवलयाकार। तो आप कह सकते हैं कि एक समान आवेशित क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ जो होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति का समीकरण पीछे आपने मिला, आपको मिल गया, और साथ में यहां मिल गया कि जो पथ है वो कैसा होगा, उसका जो जिस ट्रैक पर वो चलेगा वो ट्रैक कैसा होगा, परवलयाकार। कैसा होगा, परवलयाकार। बोले क्लियर, बोले क्लियर। अगर हम आपसे बात करें कि पूछा जाए कि एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेशित कण की वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल टू आपने अभी निकाला है क्या, अंडर रूट 2q इंटू v अपान m। बोले ठीक है, ये आपने अभी निकाला। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण है और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 2qv अपान m। v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2qv बाई 2qv बाई m। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, भाई गतिज ऊर्जा के इक्वल टू अभी आपने कहा है qv, याद आया,
काइनेटिक ऊर्जा उसकी कितनी होगी, क्यूबी। अगर आपसे पूछा जाए वो किस पथ पर गमन करेगा, मतलब जब ये गमन करेगा तो इसका पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा या सर्कुलर होगा या कैसा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे परवलयाकार। कैसा होगा, परवलयाकार पथ पर ये गमन करेगा। बोले क्लियर, समझ में आ रहा है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करके जाए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी